हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इजी। कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के रिज़ल्ट के बारे में। आप लोगों ने भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है एंड जिनका प्री क्लियर हो चुका है वो लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और उसमें से लगभग 6,000 प्री में सेलेक्ट हुए हैं। 6,000 लोगों का लगभग प्री क्वालिफाइड हुआ है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था या जिनका प्री क्वालिफाइड हो गया है वो लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा करी थी एंड उसमें कुछ चीज़ें भी आप लोगों को मैंने बताई थी। तो चलिए हम उसके आगे का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक आंदोलन। तो स्वतंत्रता संग्राम में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भी घटनाएं हुई और उनसे उनमें जो व्यक्ति थे उनसे जुड़ा व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। और धार्मिक आंदोलन में धर्म से जुड़े आंदोलन बताए गए, जैसे ब्रह्म समाज, सती प्रथा, आत्मीय सभा और बाल विवाह, ये सब धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आए। तो हम अब पहले बात करते हैं कि हमें मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास तो पढ़ना नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखेंगे कि मतलब भारत कैसे आए थे अंग्रेज जो है भारत कैसे आए और क्यों आए थे, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। किस रास्ते से आए। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाल आए थे भारत। पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और फिर फ्रेंच आए। तो 1750 ईस्वी की बात करते हैं हम लोग। 1750 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था। तो जो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया। मतलब बंगाल पर पूरा कब्जा नहीं कर लिया। सबसे पहले बंगाल में उन्होंने अलीवर्दी खां के पास गए और बोले कि हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ काम शुरू करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ ज़मीन दे दें जिस पर हम अपना व्यापार शुरू कर सकें। तो अलीवर्दी खां ने उनको उनके कहने के अनुसार उन्हें काम करने के लिए अनुमति दे दी थी। उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के शासक थे। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर थे। तो फिर जब उनका काम बहुत बढ़ता गया, उसके बाद लोगों में आक्रोश आने लगा। मतलब इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ने लगा कि भारत का व्यापार उनके आगे कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने फिर अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के पास गए और उनसे और भी ज़मीन मांगी कि हमें और भी काम शुरू करना है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला मिलकर एक युद्ध का योजना बनाई। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो यही युद्ध था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो उन्होंने योजना बनाई कि भाई ठीक है, युद्ध कर लो, जो जीतेगा वो अपना काम करेगा। तो सिराजुद्दौला के पास उस टाइम पर 20,000 सैनिक थे और अंग्रेज़ों के पास 1200 सैनिक थे। अंग्रेज में जो उनका शासक था वो थे क्लाइव।
क्लाइव के पास 1200 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 20,000 सैनिक थे। फिर भी क्लाइव जीत गए, मतलब अंग्रेज़ों की विजय हुई। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र जो थे वो गद्दार थे। मतलब जो क्लाइव थे या अंग्रेज़ थे, उन्होंने मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया था और गद्दार निकले, तो जिसकी वजह से उन्होंने सिराजुद्दौला को मार दिया। और फिर सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। यही लालच दी गई थी उनको। तो जब 1757 से फिर 1857 के बीच अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर अत्यधिक रूप से, मतलब सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से शोषण किया जाता था। 100 वर्षों द्वारा कानून बनाए गए, मतलब जो 1757 से लेकर 1857 तक कानून अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए, जिसके माध्यम से भारत पर शासन करते रहे अंग्रेज। और जो है बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था वो सिराजुद्दौला ही थे। उसके बाद बंगाल का जो पहला नवाब था जो कि अंग्रेज़ों के अधीन था, वो मीर जाफ़र था। तो ऐसे ही फिर चलता रहा। 1800 से 1856 ईस्वी में मध्य जो है अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय द्वारा उत्पादित कच्चा माल को कम दाम में खरीद कर ले जाया जाता था। वहाँ से फिर मशीनों द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, फिर भारत में कम दाम पर बेचते थे, जिससे बाहर के लोगों को उनके वस्त्रों को खरीदा जाता था। जबकि भारत के वस्त्रों को हाथों से निर्माण कर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, जिससे भारतीय लोगों द्वारा वस्त्रों को नहीं खरीदा जाता था, जिससे अंग्रेज़ों द्वारा वस्तुओं का प्रचलन ज़्यादा हो गया और उनकी ज़्यादा मतलब होने लगा, बिक्री होने लगी। वो ज़्यादा अपनी वस्तुओं का निर्यात करने लगे भारत में। तो ऐसे ही 1854 ईस्वी में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की। मतलब डलहौजी भी अंग्रेज ही थे, जिससे मतलब कोई भी भारतीय राजा जिसकी संतान नहीं हुआ करती थी, तो वह मतलब जिस राजा की अगर संतान नहीं है तो वह दत्तक पुत्र यानी कोई भी पुत्र या पुत्री गोद नहीं ले सकता था। और जो भी उनकी संपत्ति होती थी बस अंग्रेज़ों के अधीन हो जाती थी या अंग्रेज़ी कंपनियों के अधीन हो जाती थी। तो ऐसा ही सब चलने लगा। तो ऐसे ही सैनिकों में ही माहौना आने लगी, सेनाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे अंग्रेजी सेना, और भारतीय सैनिकों को हीन नज़र से देखते थे। भारतीयों को ज़बरदस्ती समुद्र पार भेजते थे, जिससे भारतीय परंपरा को ठेस पहुंचता था। अच्छा, भारतीय परंपरा को ठेस क्यों पहुंचता था? क्योंकि भारतीय मतलब ये मानना था उनका, जो समुद्र के बाहर जो भी समुद्र पार लोग रहते हैं वो इंसान नहीं है, वो मांस मच्छी सब कुछ खाते हैं। तो जो भी ये सब खाता है वो इंसान नहीं है, तो उनको ज़बरदस्ती समुद्र पार भेजना ये भारतीय परंपरा को ठेस पहुंचाता था, जिससे अमन कुशासन से समाज में रोष उत्पन्न होता था, जिससे भारतीय बाजार में विदेशी वस्त्रों का चलन तथा भारतीय वस्त्रों पर अधिक कर से इसकी मांग कम हो गई, जिससे भारतीय व्यापार प्रभावित हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई और किसानों पर अधिक कर इसमें आक्रोश पैदा हुआ, है ना। भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से भारतीय रूढ़िवादियों में आक्रोश पैदा हुआ। यही सब चीज़ें हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। थैंक यू गाइस। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।